साथियों, परिप्रेक्ष्य के इस अंक में आप सभी साथियों का स्वागत है। और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूं, राजेश त्यागी। आज 7 बजे का समय वैसे हमारा सामिकी का होता है, लेकिन 7 बजे आज हम एक विशेष कार्यक्रम ले रहे हैं परिप्रेक्ष्य में। और ये कार्यक्रम हम रोज़ा लग्जमबर्ग, आप जानते हैं कि विश्व सर्वहारा की अप्रतिम नेता हैं। और रोज़ा लग्जमबर्ग, उनके जन्म दिवस को 150 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। 5 मार्च 2021 को, 5 मार्च 1871 को उनका जन्म हुआ था और आज 150 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं। तो इस अवसर पर हम आज ये विशेष कार्यक्रम ले रहे हैं परिप्रेक्ष्य में। तो रोज़ा लग्जमबर्ग की चर्चा करते हुए, रोज़ा लग्जमबर्ग का नाम जर्मन क्रांति के साथ, पोलिश क्रांति के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, विश्व समाजवादी क्रांति के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। और विश्व सर्वहारा की महानतम नेताओं में से, विश्व सर्वहारा के महानतम नेताओं में से रोज़ा लग्जमबर्ग एक हैं। एक बुद्धिजीवी होने के नाते भी, एक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी होने के नाते भी, और सर्वहारा की कतारों में एक लड़ाका होने के नाते भी, दोनों तरह से जो रोज़ा लग्जमबर्ग का नाम है वो बड़े आदर और सम्मान के साथ समाजवादी दुनिया में लिया जाता है, और बिल्कुल ठीक लिया जाता है। तो उनके बारे में बातचीत करते हुए हम आपको बता दें कि रोज़ा लग्जमबर्ग का जन्म, हमने आपको बताया कि 5 मार्च 1871 को हुआ था, और 47 वर्ष की आयु में वे उनका कत्ल कर दिया गया था। जर्मन फ्री कॉप्स ने, जर्मन फांसीवादियों ने उनका कत्ल कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। जर्मन क्रांति के लिए लड़ते हुए रोज़ा लग्जमबर्ग का आखिरी जो लेख था, उसकी अंतिम पंक्तियां ना भूलने वाली हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, जर्मन सर्वहारा की तरफ से चुनौती दी थी, विश्व सर्वहारा की तरफ से चुनौती दी थी उन्होंने दुनिया के पूंजीवादी शासकों को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी। और उनके ये शब्द कि मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी, जो उन्होंने क्रांति की तरफ से बोले थे, आज वे शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। उनकी अपनी तरफ से भी निश्चित रूप से वे थीं, वे हैं और वे रहेंगी। जब तक जीवन रहेगा, जब तक क्रांति के लिए लड़ने की ज़रूरत रहेगी, जब तक समाजवाद की के लिए आकांक्षा रहेगी, सर्वहारा रहेगा, इंसानियत रहेगी, तब तक रोज़ा लग्जमबर्ग रहेंगी। रोज़ा लग्जमबर्ग के बारे में आपको बता दें कि वे बुद्धिजीवियों की अग्रणी कतारों में से एक थी। और पहले उन्होंने बायोलॉजी की पढ़ाई की थी, जीव विज्ञान की पढ़ाई की थी, और उसके बाद उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी, लॉ और इकोनॉमिक्स से वे जुड़ी रही थी। 26 साल की आयु में उन्होंने डॉक्टरेट किया था। और दुनिया के जो अग्रणी बुद्धिजीवी हैं उनमें उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे साहित्य से जुड़ी थीं, वे विज्ञान से जुड़ी थीं, अर्थशास्त्र से जुड़ी थीं। और उनके अगर बड़े कंट्रीब्यूशंस में हम देखें तो उन्होंने मार्क्स की थ्योरी के अंदर जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो क्राइसिस है वो प्रोडक्शन का क्राइसिस नहीं है, बल्कि कंजम्पशन का क्राइसिस है, उपभोग का क्राइसिस है। वो उत्पादन का संकट नहीं है, बल्कि उपभोग का संकट है। तो उनके बड़े कंट्रीब्यूशंस पर हम एक एक करके बात करेंगे। अर्थशास्त्र को जो उनका कंट्रीब्यूशन था, जो उनका योगदान था, कला को उनका योगदान था, विज्ञान को उनका योगदान था, समाजवाद के सिद्धांत को उनका बहुत बड़ा योगदान था, और जर्मन सर्वहारा के साथ साथ विश्व सर्वहारा को उनका एक बड़ा योगदान था, जिस पर हम आज बात करेंगे। जैसा हमने कहा कि दुनिया के अग्रणी बुद्धिजीवियों में से वो एक थी, और इसके साथ साथ अग्रणी बुद्धिजीवी होने के साथ साथ वे सर्वहारा के बीच बहुत ही लोकप्रिय थीं। जर्मन और पोलिश सर्वहारा के बीच ख़ासतौर से वे बहुत लोकप्रिय थीं और अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा की नेता थीं। तो उनके बारे में जो विशेष रूप से मैं आज चर्चा करना चाहूँगा, वो इसलिए करना चाहूँगा कि 8 मार्च को, अब से
2 दिन के बाद तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ विशेष रूप से रोज़ा लग्जमबर्ग का नाम जुड़ा हुआ है। रोज़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन की बड़ी नेता हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही स्पष्टता के साथ हम इस बात को कहना चाहेंगे कि वे बूर्जुआ नारीवाद के ख़िलाफ़ हैं, जिसे आज हम फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। ये जो बूर्जुआ नारीवाद है, इसके रोज़ा पूरी तरह से ख़िलाफ़ रही हैं, और उन्होंने ये जो आइडेंटिटी बेस्ड, अस्मितावाद पर आधारित जिस किस्म का नारीवादी आंदोलन आज हमारे सामने खड़ा है, और जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टियों की नेता भी, वाम की नेता दुनिया भर में वे शामिल रहती हैं और उसके साथ तालमेल बनाए रहती हैं, तो रोज़ा लग्जमबर्ग इस नारीवाद के, इस बूर्जुआ फेमिनिज्म के बहुत ही सख्त खिलाफ थी, और वे दरअसल इसे समाजवाद का, मार्क्सवाद का वो विलोम मानती थी। वो समझती थी कि ये बहुत नुकसानदेह है, ये जो बूर्जुआ नारीवाद है, और वे समझती थी कि ये बूर्जुआ सुधारवाद का दूसरा पक्ष है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, बार बार कहा कि हमारा उद्देश्य, महिलाओं का उद्देश्य, महिला आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आंदोलन का जो उद्देश्य है, उसका जो ध्येय है, वो महिलाओं के लिए प्रिविलेजेस को, जो विशेषाधिकार हैं, उनको संरक्षित करना नहीं है, जैसा कि आज तमाम बूर्जुआ नारीवादी मांग करती हैं कि पार्लियामेंट में इतनी महिलाएं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इतनी महिलाएं होनी चाहिए, महिलाओं का ये प्रतिशत होना चाहिए, वो प्रतिशत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इन प्रिविलेजेस में, सत्ता के इन विशेषाधिकारों में हमें हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ना है। नारी आंदोलन का, महिला आंदोलन का जो उद्देश्य है, वो इन विशेषाधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए नहीं है महिलाओं के लिए, बल्कि इन तमाम विशेषाधिकारों को कुचल डालने के लिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में पुरुष और महिला दोनों साथी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो महिला संघर्ष है, जो नारी संघर्ष है, वो पुरुष के खिलाफ ना होकर जो मेहनतकश पुरुष है उसके साथ एकाकार हो जाता है, और वो आम समाजवादी संघर्ष का अंग बन जाता है। आम तौर से प्रिविलेजेस के अंत के लिए जो लड़ाई है, विशेषाधिकारों के अंत के लिए जो लड़ाई है, वो महिला आंदोलन का प्रमुख और शीर्ष ध्येय है। ये रोज़ा लग्जमबर्ग ने कहा, और रोज़ा लग्जमबर्ग ने इसके साथ ही इसका दूसरा पक्ष उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए वोट का अधिकार होना चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, उनके लिए उसी तरह से वोट का अधिकार होना चाहिए जैसे पुरुषों के लिए। उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, महिलाओं के लिए वोट के अधिकार की जो लड़ाई है, ये समाजवाद की लड़ाई का अभिन्न हिस्सा है। समाजवाद के लिए कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष, कोई भी वर्ग संघर्ष महिलाओं के लिए इस संघर्ष के बिना नहीं हो सकता। जब तक आबादी का आधा हिस्सा अधिकारों से वंचित है, आबादी का आधा हिस्सा वोट तक के अधिकार से वंचित है, तो किसी भी तरह के समाजवादी संघर्ष की बात नहीं की जा सकती। इसलिए बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बखूबी रोज़ा लग्जमबर्ग ने इन दोनों कार्यभारों को एक साथ जोड़ दिया, और इन दोनों कार्यभारों को जोड़ते हुए उन्होंने उस बूर्जुआ नारीवाद का पूरी तरह से खंडन किया, उसका विरोध किया, जो अस्मिता की राजनीति पर टिका हुआ है, जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है, जो महिला आंदोलन को एक किस्म से पुरुष विरोधी आंदोलन के रूप में देखता है और बनाता है। तो रोज़ा लग्जमबर्ग की जो समझ है नारीवादी आंदोलन के प्रति, बहुत ही स्पष्ट समझ उनकी है, जो पितृसत्ता का विरोध करती है, लेकिन उसे नारी और पुरुष में बांटकर नहीं देखती, बल्कि उसे समाजवाद के आम ध्येय के साथ जोड़ती है और उसके मातहत करती है। तो उनकी ये जो समझ है रोज़ा लग्जमबर्ग की, ये आज का जो नारीवादी आंदोलन है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टालिनवादी पार्टियों की भी बहुत सारी जो नेत्रियां हैं, बहुत सारी जो उनकी नेता हैं, वो उस आंदोलन के साथ अपने आप को एकाकार करती हैं, उस आंदोलन के साथ जुड़ती हैं। तो इसका रोज़ा लग्जमबर्ग ने अपने समय में बहुत ही कड़ा विरोध किया, बहुत ही उसका सख्त विरोध किया, और उन्होंने पूरी तरह से इस बूर्जुआ नारीवाद को नकार दिया। तो रोज़ा लग्जमबर्ग का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिस्ट आंदोलन को, मार्क्सिस्ट मूवमेंट को, और नारी
आंदोलन को भी, महिला आंदोलन को भी, कि उन्होंने उसे समाजवाद के आम ध्येय के साथ, पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष के आम ध्येय के साथ उसे जोड़ा और नारी आंदोलन को, महिला आंदोलन को पूंजीवाद के दायरे में समेट देने की, पूंजीवाद के फ्रेमवर्क में उसे हल करने की, महिला प्रश्न को जो कोशिश है, हास्यास्पद कोशिश है बुर्जुआ नारीवादियों की, उसके खिलाफ रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने अपना मत दिया। रोज़ा लक्ज़मबर्ग का ये मत कि महिला प्रश्न को किसी भी तरह समाजवाद के आम प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता और कि महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ विशेषाधिकारों को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि इन तमाम विशेषाधिकारों को ख़त्म कर डालने के लिए, उन्हें नष्ट कर देने के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्रांतिकारी संघर्ष करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है आज महिला प्रश्न को समझने में। और आज जो बड़ी बूर्जुआ नारीवादी हैं, उनके साथ साथ हमारी जो वाम की नारीवादी हैं, वे भी इस प्रश्न को नहीं समझते। जब मैं देखता हूँ बड़ी जो आज नारीवादी हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के शीर्ष पर बैठी हैं, उनकी सेंट्रल कमेटियों में बैठी हैं, जब मैं उन्हें बूर्जुआ नारीवादियों की भाषा में बात करते देखता हूँ तो वास्तव में मुझे वो एक चुटकुला सा दिखाई देता है। किस तरह से जो रोज़ा लक्ज़मबर्ग की समझ है महिला आंदोलन पर, नारी प्रश्न पर, उसे किस तरह से इग्नोर करके इन स्टालिनवादियों ने अपने लिए ये भोंथरे सिद्धांत गढ़ लिए हैं और किस तरह से उन्होंने बूर्जुआ नारीवादियों का पल्ला पकड़ लिया है, तो इस पर जो है दुख भी होता है और हंसी भी आती है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि स्टालिन के समय में ट्रॉट्स्कीवाद का दमन करने के साथ साथ लक्ज़मबर्ग वाद की भी खोज कर ली गई थी और रोज़ा लक्ज़मबर्ग के समर्थकों को भी चुन चुन कर जो है ख़त्म किया गया था। लक्ज़मबर्ग वाद को भी उसी तरह से डिग्रेड किया गया था, उसकी निंदा की गई थी स्टालिन के समय में और उसके ख़िलाफ़ जो है जमकर स्टालिन के समय में ऑफिशियल प्रेस ने, आधिकारिक प्रेस ने लक्ज़मबर्ग के ख़िलाफ़ जमकर प्रचार किया था। उसकी अभी हम बात करेंगे, उसका जिक्र करेंगे किन किन मुद्दों पर, महिला मुद्दों पर ये हुआ था, राष्ट्रीय प्रश्न पर हुआ था और तमाम दूसरे प्रश्नों पर हुआ था, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि रोज़ा लक्ज़मबर्ग को जिन लोगों ने निशाना बनाया उनमें उनके विचारधारा का सप्रेशन, उसका दमन तो शामिल है ही, साथ ही उनके नाम पर अफवाहें उड़ाई गईं, उन्हें लेनिन का विरोधी करार दे दिया गया रोज़ा लक्ज़मबर्ग को, जबकि लेनिन की सबसे बड़ी समर्थकों में से वो थी, वो दे दिया गया, उन्हें कार्ल मार्क्स की विरोधी बता दिया गया और उनकी जो विचारधारा है, लक्ज़मबर्ग के जो उनके विचार हैं, उनका पूरी तरह से दमन कर दिया गया, उनके नाम पर अफवाहें फैला दी गई। युवा पीढ़ियों को लक्ज़मबर्ग को पढ़ने से रोका गया और उनके जो दोस्त अपने आपको कहते थे, उन्होंने भी लक्ज़मबर्ग का पूरी तरह से मिथ्याकरण कर दिया। लक्ज़मबर्ग को लेनिन और ट्रॉट्स्की के ख़िलाफ़ खड़े करने की कोशिश की गई। लक्ज़मबर्ग के आज आप देखते हैं जो बहुत सारे चेले हैं, बहुत सारे उनके जो करंट्स हैं, जो उनसे इत्तेफाक भी रखते हैं, वो भी लक्ज़मबर्ग को लेनिन और ट्रॉट्स्की के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की तमाम कोशिशें जो तमाम बड़ी हस्तियों के साथ होती रही, वो लक्ज़मबर्ग के साथ भी हुई, रोज़ा लक्ज़मबर्ग के साथ भी हुई। और आपको बता दें कि ये जो दौर था जिसमें लक्ज़मबर्ग ने काम करना शुरू किया था अपनी युवावस्था में, उन्होंने राजनीति को एक तरीके से अंगीकार किया था, क्रांतिकारी राजनीति को अंगीकार किया था। ये 1800 अगर हम कहें तो 1871 में उनका जन्म हुआ और 20 साल के करीब आते आते वे काफ़ी सक्रिय थी राजनीति में। 22 साल की उम्र में तो उन्होंने जो है सोशलिस्ट इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो ये काफ़ी सक्रिय थी। और लेकिन ये जो दौर था 1890 का 90s का जो दौर था, 1890s का, ये दौर एक प्रॉस्पेरिटी का, एक पूंजीवादी खुशहाली का दौर था जिसमें पूंजीवाद अभी तेज़ी से विकसित हो रहा था दुनिया भर में। और इसलिए इस दौर में जो सुधारवादी करंट हैं, जो सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट करंट हैं, वो उनका बड़ा दौरा बना हुआ था। और रोज़ा लक्ज़मबर्ग का जो काफ़ी सारा समय और ऊर्जा है वो इन सुधारवादियों के ख़िलाफ़ संघर्ष में, इन शांतिवादियों के ख़िलाफ़ संघर्ष में भी बीती। और रोज़ा लक्ज़मबर्ग का नाम इन संघर्षों के साथ जो सुधारवादियों के ख़िलाफ़, शांतिवादियों के ख़िलाफ़ किए गए, इनके साथ जो है जुड़ा रहेगा। तो
इसके अंदर अगर हम बात करें तो सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के लिए जो संघर्ष है, राष्ट्रवाद के खिलाफ जो संघर्ष है, ये उन प्रमुख संघर्षों में से है जिनमें रोज़ा लग्जमबर्ग ने अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और राष्ट्रवाद की जड़ों को खोद देने में और उसके खिलाफ सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को स्थापित करने में रोज़ा लग्जमबर्ग के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और दुनिया में जो सबसे बड़े योगदान इस संबंध में दिए गए, जिनमें लेनिन का योगदान है, लियोन ट्रॉट्स्की का योगदान है, खुद मार्क्स और एंगल्स का योगदान है, उसी श्रेणी में हम रोज़ा लग्जमबर्ग के योगदान को याद करते हैं। बल्कि राष्ट्रीय प्रश्न पर अगर हम ठीक से देखेंगे, उसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे, तो रोज़ा लग्जमबर्ग का जो योगदान है वो वास्तव में सबसे ऊपर है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरा उनका जो बड़ा योगदान है वो ट्रेड यूनियनों के कंजर्वेटिव्ज़म के ख़िलाफ़, उनके पिछड़ेपन के ख़िलाफ़, उनके दकियानुसपन के ख़िलाफ़ है। ट्रेड यूनियंस की जो ब्यूरोक्रेसी है, रोज़ा लग्जमबर्ग ने उसके ख़िलाफ़ झंडा उठाया, उसका विरोध किया और इस ब्यूरोक्रेसी से लड़ते हुए उन्होंने ट्रेड यूनियनों की जो रैंक एंड फाइल मेंबर्स हैं, ट्रेड यूनियनों के अंदर जो आम मेंबरशिप है, उसे साथ लेकर इन ब्यूरोक्रेसीज़ के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। उन्होंने सीधे पुकार दी आम साधारण सर्वहारा को। और आपको बता दें कि जर्मन पार्टी के लिए, जो उस समय एसपीडी जिसे हम कहते थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जर्मनी की, उसकी चुनाव सभाओं को जब रोज़ा लग्जमबर्ग संबोधित किया करती थी तो जो हॉल्स हैं, बड़े हॉल्स हैं, वो पूरी तरह से ठस भर जाया करते थे और लोग दूर दूर तक खड़े होकर मज़दूर जो है उनका भाषण सुना करते थे, जर्मन मज़दूर। तो वो बहुत ही लोकप्रिय थी जर्मन मज़दूरों की कतारों में और दुनिया की श्रेष्ठतम बुद्धिजीवियों में से एक होते हुए भी उनका जो संपर्क था जर्मन मज़दूरों के साथ वो बहुत ही गहन संपर्क था। और जर्मन मज़दूर जो हैं वो उन्हें अपने दिल से प्यार करते थे। तो ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेसीज़ के ख़िलाफ़, और ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं, पार्टी ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी जो रोज़ा लग्जमबर्ग का संघर्ष है, उसकी कोई दूसरी मिसाल हमें दुनिया भर में नहीं मिलती। जिस तरह का तीखा संघर्ष रोज़ा लग्जमबर्ग ने पार्टी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ जर्मनी में चलाया, उसकी दूसरी मिसाल दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। हम बात करेंगे यहाँ एडवर्ड बर्नस्टीन के शांति पथ की, जिसकी एडवर्ड बर्नस्टीन वकालत कर रहा था 20वीं शताब्दी के शुरू में। उसके ख़िलाफ़ रोज़ा लग्जमबर्ग का जो संघर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये संघर्ष जो है ये हमें वास्तव में प्रेरित भी करता है और हमारी आंखें भी खोलता है। एडवर्ड बर्नस्टीन जो है वो वास्तव में समाजवाद के सिद्धांत से, मार्क्सवाद के सिद्धांत से वर्ग संघर्ष को अलग करने की कोशिश कर रहा था, सर्वहारा क्रांति को अलग करने की कोशिश कर रहा था। और वो मार्क्सवाद को एक ऐसे भोंथरे सिद्धांत में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था जिस सिद्धांत का उद्देश्य प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन को, क्रांति के रास्ते को पूरी तरह से धूमिल कर देना था और उसे शांतिपूर्ण संसदवाद में बदल देना था। बर्नस्टीन का कहना था कि मार्क्सवाद का हिंसक रास्ते से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है और क्रांति के उद्देश्यों को साधारण संसदीय रास्तों से हासिल किया जा सकता है। बर्नस्टीन के इन तथाकथित जो उसका मार्क्सवाद था, जो उसका समाजवाद था, उसका विरोध करते हुए रोज़ा लग्जमबर्ग ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला। उनके बहुत सारे भाषण, बहुत सारे लेख बर्नस्टीन के ख़िलाफ़ निर्देशित हैं, जिनका हम सबका जिक्र आज यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन बर्नस्टीन के ख़िलाफ़ ये जो संघर्ष है रोज़ा लग्जमबर्ग का, इसका परिणाम जर्मन क्रांति में हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है, जहाँ मज़दूर आंदोलन बर्नस्टीन की इन थ्योरीज़ को, बर्नस्टीन के इन सिद्धांतों को एक चुटकुले के तौर पर उन्हें हाशिए पर डालते हुए लग्जमबर्ग के सिद्धांत की, क्रांतिकारी मार्क्सवाद की का जो अनुकरण करता है, उसकी लीक पकड़ता है, उसकी लाइन पकड़ता है। तो ये उनका जो संघर्ष था बर्नस्टीनवाद के ख़िलाफ़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और
जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बन पाती, जर्मनी में क्रांति को दिशा नहीं मिल पाती अगर एडवर्ड बर्नस्टीन के सिद्धांत जो हैं वहाँ जड़ जमा लेते और दुनिया भर में भी ये बहुत नुकसान करते। तो रोज़ा लग्जमबर्ग का ये जो संघर्ष है एडवर्ड बर्नस्टीन के बर्नस्टीनवाद के ख़िलाफ़, उनके शांतिवाद के ख़िलाफ़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमने बताया कि ट्रेड यूनियनों के तमाम दकियानूसीपन, उनके पिछड़ेपन के ख़िलाफ़ लगातार रोज़ा लग्जमबर्ग ने संघर्ष किया और इसी का परिणाम ये हुआ। आगे चल के हम आपको बताएंगे किस तरह से 1905 में रोज़ा लग्जमबर्ग को ट्रेड यूनियनों की जो ज़ूरिच में कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बोलने से रोक दिया गया। वहाँ ये नारा दिया गया कि ट्रेड यूनियनों को शांति के लिए काम करना चाहिए, वर्ग शांति के लिए, वर्ग समन्वय के लिए, और रोज़ा लग्जमबर्ग को वहाँ बोलने से रोक दिया गया। उस पर हम बात करेंगे। तो उनके जो मुख्य संघर्ष हैं उनको हम गिनवा रहे हैं। दूसरा, पहले विश्व युद्ध में उनका बहुत बड़ा योगदान जर्मन पार्टी का रहा और जर्मन पार्टी के अंदर रोज़ा लग्जमबर्ग का योगदान सबसे बड़ा रहा। उसकी सबसे अगली कतारों में रोज़ा लग्जमबर्ग थी जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में जो जर्मन साम्राज्यवाद है उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। एसपीडी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी वे बड़ी नेता थीं, जिसकी तरफ से वे जर्मन पार्लियामेंट में सदस्य थीं, संसद सदस्य थीं, उस पार्टी ने वहाँ उस पार्टी के दक्षिण पक्ष ने पूरी तरह से जर्मन साम्राज्यवाद का खुला समर्थन कर दिया था। आप जानते हैं उसके नेता अगस्ट बेबेल ने पूरी तरह से जर्मन साम्राज्यवाद के पक्ष में वोट दिया था और इसके साथ साथ वहाँ जो मार्क्सिस्ट सेंटर था जिसका नेतृत्व जो है कार्ल काउत्स्की के हाथ में था। कार्ल काउत्स्की भी राष्ट्रवादी था, अंधराष्ट्रवादी था। वो अपने आप को सेंट्रिस्ट समझता था और अलग समझता था दक्षिण पंथ से, लेकिन वास्तव में दक्षिण पंथ के साथ वो लगातार चिपका रहता था। अगस्त बेबेल 1913 तक जीवित रहे और उनके साथ कार्ल काउत्स्की का जो तालमेल है वो लगातार बना रहा। कार्ल काउत्स्की लफाजी जरूर करता था, बेबेल से अलग लफाजी करता था, लेकिन वास्तव में अगस्त बेबेल के साथ तमाम व्यवहारिक कार्रवाइयों में अगस्त बेबेल और उसके नेतृत्व वाले दक्षिण पक्ष के साथ वो चिपका रहता था। तो उसके खिलाफ संघर्ष में रोज़ा लग्जमबर्ग ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि दोनों के खिलाफ संघर्ष में, दक्षिण पक्ष के भी और इन सेंट्रिस्ट के भी, केंद्रवादियों के भी खिलाफ संघर्ष में रोज़ा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और आपको बता दें कि जब वहाँ वोटिंग हुई जर्मन पार्लियामेंट के अंदर वॉर क्रेडिट्स को लेकर के, तो रोज़ा लग्जमबर्ग ने वॉर क्रेडिट्स के, युद्ध ऋणों के खिलाफ, उनके विरुद्ध मत दिया। 4 अगस्त 1914 को जर्मन सोशलिस्ट पार्टी के, जो अपने आप को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहती थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, एसपीडी, तो ये एसपीडी ने, इसके दक्षिण पक्ष के नेताओं ने और साथ ही उसके सेंट्रिस्ट नेताओं ने भी कार्ल काउत्स्की के नेतृत्व में युद्ध ऋणों के पक्ष में मत दिया, सरकार के पक्ष में मत दिया, युद्ध चलाने के लिए मत दिया। रोज़ा लग्जमबर्ग अकेली एमपी थी, अकेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जर्मन राइख में जिन्होंने उसके खिलाफ अपना हाथ उठाया, उन्होंने उसके खिलाफ मत दिया। और एक हफ्ते के बाद कार्ल लिपनेक, जिन्होंने पहला मत युद्ध ऋणों के पक्ष में दे दिया था, वो भी रोज़ा लग्जमबर्ग के साथ आ गए और उन्होंने युद्ध ऋणों के विरुद्ध मत दिया। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सरबराह के ये दो महानतम नेता रोज़ा लग्जमबर्ग और कार्ल लिपनेक, ये दोनों युद्ध के विरुद्ध खड़े हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हो गए, अपनी सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्होंने सीधे सीधे जर्मन साम्राज्यवाद को चुनौती दी। युद्ध के समय उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने एसपीडी का जो दक्षिण पक्ष था, राइट विंग था, उसे गद्दार घोषित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने समाजवाद के उद्देश्यों से गद्दारी की है और पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को बेच दिया है जर्मन साम्राज्यवाद के हाथ में। उन्होंने रोज़ा लग्जमबर्ग ने कार्ल काउत्स्की को लीडर ऑफ द स्वैम्प का नारा दिया, गटर के नेता का नारा दिया, कीचड़ के नेता का नारा दिया, का नाम दिया
और उनकी कड़ी निंदा की। रोज़ा लक्ज़मबर्ग पूरी तरह से युद्ध के खिलाफ शांति के पक्ष में खड़ी हुई। उन्होंने जर्मन सरबराह का आह्वान किया कि वो इस युद्ध का लाभ उठाकर, युद्ध की स्थिति का लाभ उठाकर विद्रोह कर दे और जर्मन साम्राज्यवाद का तख्ता पलट दे। जर्मनी में आप जानते हैं रोज़ा के नेतृत्व में जर्मन सरबराह ने बगावत की, विद्रोह किया और विद्रोह ये असफल हो गया। इसके अपने कारण थे जिन पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम रोज़ा लक्ज़मबर्ग पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर हमने पहले चर्चा की है, आगे फिर चर्चा करेंगे। ये विद्रोह असफल हो गया और जिसके बाद रोज़ा लक्ज़मबर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या की गई, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। 1899 में रोज़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन सामने आई, सुधार या क्रांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और सभी साथियों को इसे पढ़ना चाहिए, जिसमें रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने बूर्जुआ सुधारवाद की धज्जी उड़ा दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से क्रांति को उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति को उन्होंने मानव जाति के मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ते के रूप में इस किताब में प्रस्तुत किया। और इसके अंदर उन्होंने वास्तव में बेबेल के सुधारवाद की अच्छी तरह से धज्जी उड़ाई थी। सुधार या क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत सारा लिखा है रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने, बहुत सारे उनके लेख हैं, किताबें हैं, भाषण हैं, लेकिन उनमें ये जो उनकी किताब है सुधार या क्रांति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक लंबे लेख की तरह से है जिसमें उन्होंने बूर्जुआ सुधारवाद की पूरी तरह से धज्जी उड़ा दी हैं। ये जो सुधारवाद का हमने आपको बताया ये दौर दौरा जर्मनी में बना था, ये 1890 के दशक में जो 19वीं सदी के 90 के दशक में, अंतिम दशक में जो खुशहाली, पूंजीवादी खुशहाली दुनिया भर में और जर्मनी में फैल रही थी, उसके प्रभाव में जो क्रांतिकारी धारा है वो हाशिए पर चली गई थी और जो सुधारवादी हैं उनका एक तरीके से प्रकोप हो गया था ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन पर और विशेष रूप से जर्मन आंदोलन पर, जिसके भयंकर परिणाम हम देखते हैं पहले विश्व युद्ध में हमें जाकर के भुगतने पड़े। जिस समय ये जो बड़ी पार्टी थी, जर्मन पार्टी थी, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसके सुधारवादियों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया बूर्जुआजी के सामने, बूर्जुआ राष्ट्रवाद के सामने, और उन्होंने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के हितों से पूरी तरह से गद्दारी की। तो 1899 में ये जो सुधार या क्रांति थी एक तरह का मैनिफेस्टो बन गया था क्रांतिकारियों के लिए जर्मनी में। और आपको बता दें कि 1905 में, जब 1905 में रूस में बगावत शुरू हुई, ज़ारशाही रूस में बगावत शुरू हुई, पहली बगावत, तो उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए रोज़ा लक्ज़मबर्ग, पोलैंड में उनका जन्म हुआ था। वो हमें शुरू में आपको बताना चाहिए थे कि पोलैंड के एक छोटे से शहर में ज़ेमोस में उनका जन्म हुआ था और पोलिश थी वो अपने जन्म से, और पोलैंड जो है वो उस समय ज़ारशाही के मातहत था। तो उन्होंने 1905 की बगावत में हिस्सा लिया। रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने 1905 की बगावत में हिस्सा लेने हुए वारसा पहुंच गई जर्मनी से, और वारसा में उन्होंने इस बगावत में हिस्सा लिया। वे पकड़ी गई थी, गिरफ़्तार हो गई थी इस बगावत में, बगावत के नाकाम होने के बाद, और उन्हें फांसी होने वाली थी। जर्मन एसपीडी के शीर्ष नेताओं के इंटरवेंशन से, उनकी शिरकत से किसी तरह से वे फांसी से बच सकीं। तो वे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उनका, फिर आप देखेंगे कि अगले आने वाले लगभग 13-14 साल उनका एक बड़ा योगदान रहा, वे योगदान दे सकीं यहाँ फांसी से बच के। तो 1905 की इस बगावत में दो बड़े हथियार विश्व सरबराह को मिले। पहला हथियार था आम हड़ताल और दूसरा हथियार था सोवियतें। वारसा से बचने के बाद, फांसी से बचने के बाद वारसा में, पोलैंड में, रोज़ा लक्ज़मबर्ग रुकी नहीं, वे जर्मन वापस गई और जर्मनी वापस जाकर उन्होंने ये जो आम हड़ताल का हथियार
जो रूसी क्रांति ने विश्व सर्वहारा को दिया था, उन्होंने इसके लिए वहाँ जोरदार प्रचार शुरू किया आम हड़ताल के लिए जर्मनी में, कि जर्मन सरवारा को आम हड़ताल करनी चाहिए और आम हड़ताल के जरिए उसे विद्रोह का संगठन करना चाहिए, और इस विद्रोह के संगठन के जरिए जो है उसे इस विद्रोह के संगठन के जरिए उसे तख्ता उलट देना चाहिए जर्मन साम्राज्यवाद का। तो जर्मनी में उन्होंने इसके लिए संघर्ष शुरू किया, और ये संघर्ष रोज़ा लक्ज़मबर्ग का इतना महत्वपूर्ण था कि इसने एक रेखा खींच दी जर्मन सुधारवादियों और क्रांतिकारियों के बीच में। जर्मन पार्टी में एक बड़ा डिवीज़न हो गया इस बात को लेकर। जो लोग आम हड़ताल के पक्ष में थे वे क्रांतिकारियों की कतार में समझे गए, और जो आम हड़ताल का विरोध कर रहे थे वे पूरी तरह से सुधारवादी थे और वे वास्तव में क्रांति का विरोध कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में कोलोन में जो ट्रेड यूनियनों की कांग्रेस हुई, जर्मन ट्रेड यूनियनों की बड़ी महत्वपूर्ण कांग्रेस थी, क्योंकि जर्मन ट्रेड यूनियनें उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी तरह से संगठित यूनियनों में थी। तो उनकी कांग्रेस में जो नारा दिया गया वो रोज़ा लक्ज़मबर्ग के ख़िलाफ़ दिया गया, क्योंकि रोज़ा लक्ज़मबर्ग आम हड़ताल और आम हड़ताल के जरिए सशस्त्र विद्रोह की मांग कर रही थी जर्मनी में, जर्मन सरवारा से। तो उनके ख़िलाफ़ ये नारा दिया गया, और उस कांग्रेस का जो केंद्रीय नारा है कोलोन में वो शांति बना दिया गया। ये कहा गया कि ट्रेड यूनियनों को शांति के लिए पुकार लगानी चाहिए, वर्ग समन्वय के लिए पुकार लगानी चाहिए, उन्हें विद्रोह के लिए या आम हड़ताल के लिए कॉल नहीं देनी चाहिए। इस कोलोन की ट्रेड यूनियन कांग्रेस में उन्हें बोलने से रोक दिया गया। बहुत ही प्रखर वक्ता थी वे। आपको बता दें जो रोज़ा लक्ज़मबर्ग थी वे बहुत ही ओजस्वी वक्ता थी, और उनका भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग जो हैं वो सुनने आते थे, मज़दूर उनके भाषण को। और उनका ये जो भाषण था ये कोलोन में होने वाला था, शेड्यूल था, लेकिन उसे रोक दिया गया, उन्हें बोलने से रोक दिया गया। और आपको बता दें कि 22 साल की उम्र में उन्होंने सोशलिस्ट कांग्रेस में भाषण दिया था, जो बहुत ही पसंद किया गया था। सुधारवाद के ख़िलाफ़ उन्होंने 22 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया था सोशलिस्ट कांग्रेस में, जिस पर जो है ज़बरदस्त तालियां बजी थी और उसे बहुत पसंद किया गया था। तो उन पर, उनके बोलने पर कोलोन की इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस में बैन लगा दिया गया। जो दकियानूस ट्रेड यूनियन थी, ट्रेड यूनियन नेता थे, वे रोज़ा लक्ज़मबर्ग के ख़िलाफ़ थे। रोज़ा लक्ज़मबर्ग पूरी तरह से आम हड़ताल का पक्ष ले रही थी, और आम हड़ताल के दौरान वे सोवियतें बनाने का पक्ष ले रही थी। सोवियतों के बहुत वो पक्ष में थी, सोवियतें संगठित करने के। तो उन्हें जो है उससे रोक दिया गया। 1905 की इस बगावत से जो निष्कर्ष रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने निकाले थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और उनका उन्होंने आगे बहुत ही बढ़िया तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना और हुई। वारसा में क्रांति के लिए संघर्ष करते हुए रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने जो पोलिश राष्ट्रवाद है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया, और उन्होंने पोलैंड की आज़ादी के लिए, ज़ारशाही से पोलैंड की आज़ादी के लिए भी अपील करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये पोलिश राष्ट्रवाद के लिए अपील होगी, और अगर हम पोलैंड की आज़ादी के लिए बात उठाते हैं, उसके लिए बात करते हैं, तो ये तमाम देशों में, दूसरे देशों में भी इस किस्म का राष्ट्रवाद जो है वो पनप जाएगा, और इसके ख़िलाफ़ फिर राष्ट्रवाद के दूसरे रूप पनपेंगे, रूसी राष्ट्रवाद पनपेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय मुक्ति का नारा है, उन्होंने कहा कि ये पुराना पड़ चुका है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का, राष्ट्रों की आत्मनिर्णय के अधिकार का नारा ये पुराना पड़ चुका है, और हमें राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के लिए या राष्ट्रों की नए बूर्जुआ राष्ट्रों की स्थापना के लिए, उनके संगठन के लिए नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि
दमनकर्ता और दमित राष्ट्रीयताओं को दोनों को मिलकर समाजवाद के लिए संघर्ष करना चाहिए, सोवियतों के लिए संघर्ष करना चाहिए और एकजुट होकर उन्हें समाजवाद की स्थापना के लिए लड़ना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना रोज़ा लग्जमबर्ग की थी, जो लेनिन की प्रस्तावना से थोड़ा दूर थी। लेनिन की ये प्रस्तावना थी, लेनिन कह रहे थे कि हमें इस नारे का, राष्ट्रीयताओं की मुक्ति के नारे का, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की नारे का समर्थन करना चाहिए। हालांकि यहाँ रोज़ा लग्जमबर्ग और लेनिन को एक दूसरे के खिलाफ नहीं हम खड़ा कर सकते, क्योंकि लेनिन भी बार बार ये कह रहे थे कि हमारा ये जो नारा है, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का जो नारा है, उनके समर्थन का नारा है, ये वास्तव में हमारे कुल समाजवादी नारे के मातहत है, समाजवादी संघर्ष के मातहत है और इसे हम अलग से किसी राष्ट्रीयता की मुक्ति के लिए एक बैटल क्राई के तौर पर, एक युद्धनाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका सिर्फ ये कहना था लेनिन का कि इस नारे का हम इसलिए उपयोग करते हैं ताकि हमें दमित राष्ट्रीयताएं जो हैं वो हमें गलत ना समझें, वो हमें ये ना समझें कि हम जो दमनकर्ता राष्ट्रीयताएं हैं उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन रोज़ा लग्जमबर्ग ने इस पर ज़्यादा स्पष्टता के साथ अपने विचार रखे और रोज़ा लग्जमबर्ग ने यहाँ लेनिन से अपने आप को अलग किया। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के नारे का भी समर्थन नहीं करना चाहिए, इस संघर्ष का ही समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे राष्ट्रवाद पनपता है। अब हम जब बाद में देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यहाँ ये जो राष्ट्रीय प्रश्न पर मार्क्सवाद का अपना, जो मार्क्सवादियों का स्टैंड है, इसे पिछली सेंचुरी भी, पिछली शताब्दी भी हल नहीं कर पाई। और आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो हमें रोज़ा लग्जमबर्ग की ये जो प्रस्तावना है, ये काफ़ी हद तक हमें सही दिखाई देती है। इस सदी के, 20वीं सदी के गुजरते हुए इसके अंतिम दशकों में ये जितने भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थे दुनिया भर में, चाहे वो फ़लस्तीन का आंदोलन हो, चाहे वो कश्मीरी आंदोलन हो, चाहे वो भारत में उत्तर पूर्व का आंदोलन हो, या जो पुराने जो रूसी गणराज्य हैं उनमें राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन हो, तो ये तमाम जो राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन हैं, हमने देखा है कि किसी भी तरह से ये साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़, विश्व साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि ये अलग अलग साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ जुड़े हुए थे और इनका अपना बहुत ही संकीर्ण नस्लीय धार्मिक कोण भी था। मसलन काश्मीरी राष्ट्रीयता के लिए जो संघर्ष करने वाले जो आंदोलन हैं, ग्रुप हैं, उनका एक इस्लामिक आधार है और वो आधार जो है वो हिंदू विरोधी भी है। तो इस सब के चलते ये जो इनका धार्मिक और नस्लीय आधार है, इसके कारण सरवारा की कतारों में फूट पड़ती है और ये जो आंदोलन है ये साम्राज्यवाद के साथ जुड़े होने के कारण अपनी ऊर्जा जो है, अपनी क्रांतिकारी और प्रगतिशील ऊर्जा, वो पूरी तरह से खो चुके हैं और इनके अंदर इतना दम नहीं है कि अब ये किसी भी तरह से एक अलग बूर्जुआ राष्ट्र की भी स्थापना कर सकें। तो ये अपनी पूरी तरह से जो ऊर्जा है, जो स्टीम है, उसे ये खो चुके हैं, वो पूरी तरह से नदारद हो चुकी है। और इस सब के चलते जो रोज़ा लग्जमबर्ग का जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो हमें काफ़ी हद तक लेजिटिमेट, काफ़ी हद तक जायज़ आज दिखाई देता है जब हम मूल्यांकन करते हैं। लेनिन का जो पर्सपेक्टिव है वो रोज़ा लग्जमबर्ग से बहुत दूर नहीं है। लेनिन भी इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि राष्ट्रीयताओं के आंदोलन के लिए, उनके संघर्ष के लिए हमारी जो समर्थन है, दमित राष्ट्रीयताओं को जो हमारा समर्थन है, वो समाजवाद के आम नारे के मातहत है, उसके सबॉर्डिनेट है, उससे अलग करके हम इस सवाल को नहीं देख सकते। तो यहाँ रोज़ा लग्जमबर्ग ने पोलिश राष्ट्रवाद का समर्थन करने से मना कर दिया था। और अब जब हम उसके कुछ ही सालों के बाद देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पार्टी है, पोलिश पार्टी जो है, पीपीएस करके, जो वहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसका नेता पिलसुड्स्की किस तरह से पूरी तरह से पोलैंड के अंदर रूसी क्रांति के बाद पूरी तरह से बोल्शेविक क्रांति का विरोधी हो गया था और उसके नेतृत्व में दुनिया भर की जो प्रतिक्रियावादी सेनाएं हैं उन्होंने, और उसकी अपनी सेना ने भी, पोलिश सेना ने किस तरह से लाल सेना पर हमले किए थे और लाल सेना को जर्मनी के अंदर घुसने से उसने
पिलसुत्स्की ने रोक दिया था। तो पिलसुत्स्की की जो राजनीति है वो पूरी तरह से प्रतिक्रियावाद के गटर में उतर गई थी, उसके कीचड़ में उतर गई थी। तो रोज़ा लग्जमबर्ग का ये जो उस रोज़ा लग्जमबर्ग की ये जो समझ थी कि पोलिश नेशनलिज्म जो है, पोलिश राष्ट्रवाद जो है वो पूरी तरह से क्रांति विरोधी बैशन के तौर पर, क्रांति विरोधी प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आएगा, ये इतिहास ने इसे पूरी तरह से सही साबित कर दिया। और ये तब साबित हुआ, लेनिन के वक्त में ये पूरी तरह से साबित होने लगा था, जब पोलिश राष्ट्रवादी जो हैं वो बजाय लाल सेना का समर्थन करने के, बजाय जर्मनी पर हमले में लाल सेना के साथ एकजुट होने के, पोलैंड के अंदर वे सबसे बड़ी दीवार बन के खड़े हो गए रूस और जर्मनी के बीच में। आपको बता दें कि रोज़ा लग्जमबर्ग की हत्या के बाद, रोज़ा लग्जमबर्ग की हत्या का बदला लेने के लिए और रोज़ा लग्जमबर्ग के हत्यारों को दंडित करने के लिए, जर्मन शासकों को सज़ा देने के लिए लेनिन ने बहुत ही जिद करके सोवियत संघ के अंदर, सोवियत पार्टी के अंदर उन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला किया था। लाल सेना पोलैंड के अंदर घुस गई थी और बिल्कुल अंतिम दिन, और जर्मनी के बॉर्डर तक लाल सेना पहुंच गई थी, और बिल्कुल अंतिम दिन स्टालिन की गद्दारी की वजह से, स्टालिन ने मार्शल तुखाचेव्स्की को नीचा दिखाने के लिए मोर्चे पर गद्दारी की, अपनी सेनाएं पीछे रोक ली, जिसकी वजह से मार्शल तुखाचेव्स्की की सेनाओं को वहाँ से वापस हटना पड़ा। वरना जर्मनी की सीमा पर लाल सेना पहुँच चुकी थी और जर्मनी के अंदर क्रांति से हाथ मिलाने वाली थी लाल सेना। जर्मन क्रांति परिपक्व हो रही थी, जर्मन क्रांति पूरी तरह से तैयार हो रही थी और लाल सेना पोलैंड के रास्ते उस जर्मन क्रांति से मिल जाने वाली थी। और अगर ये लाल सेना का अभियान जर्मन क्रांति से जा मिला होता तो फिर जर्मन क्रांति को कोई नहीं रोक सकता था और आज मौजूदा दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से फिर अलग होती। अगर जर्मनी के अंदर एक बार तख्ता उलट देती लाल सेना और वहाँ क्रांति मिलकर, तो वहाँ तब पूरी तरह से जो नक्शा है वो अलग होता। तो वहाँ पहली जो डिफ़ीट थी जर्मन क्रांति की वो हो चुकी थी, और उस डिफ़ीट के चलते जो रोज़ा लग्जमबर्ग के नेतृत्व में वहाँ जर्मन विद्रोह हुआ था सरवारा का, उसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने, जर्मन समाजवादी पार्टी के नेताओं की गद्दारी की वजह से, उसके दक्षिणपंथ और केंद्रवादी नेताओं की गद्दारी की वजह से वहाँ जो क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई थी। और रोज़ा लग्जमबर्ग और लिबकनेख्त को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था क्रांति को संगठित करने के लिए, क्रांति का गला घोटने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस गिरफ्तारी के दौरान ही रोज़ा लग्जमबर्ग और लिबकनेख्त दोनों को एक होटल के अंदर जो है ले जाकर वहाँ उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। रोज़ा लग्जमबर्ग को जो है होटल ईडन के गेट पर पहले राइफ़ल के बटों से मारकर फर्श पर गिरा दिया गया, फिर उन्हें उठाकर गाड़ी के अंदर डाल दिया गया, कार में डाल दिया गया, और उसी के अंदर उन्हें सिर में गोली मार दी गई। और ये कांड करने वाले जो वहाँ फासिस्ट गिरोह थे, फ्री कॉप्स, उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि जर्मन समाजवादियों के नेताओं ने बुलाया था। गुस्ताव नॉस्के जो उनका नेता था उस समय, जर्मनी का गृह मंत्री था। जर्मन क्रांति के बाद जर्मन क्रांति ने वहाँ जो राजतंत्र था उसकी पूरी तरह से जर्मन साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दी थी, और उसके चलते जो वहाँ के शासक थे, कैसर, जो वहाँ राजवंश था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और सत्ता जो है वो वहाँ समाजवादी पार्टी के SPD उसके हवाले कर दी गई थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले कर दी गई थी। और नवंबर 1918 में ये वहाँ विद्रोह हुआ था, क्रांति का विकास हो रहा था। और इसमें किएल में, जो किएल प्रांत है जर्मनी का, वहाँ नाविकों के विद्रोह के साथ
ये बगावत शुरू हुई थी, जिसके बाद फ्रेडरिक एबर्ट जो नेता थे एसपीडी के, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने वहाँ सत्ता संभाल ली थी। और उसके साथ ही एसपीडी से अलग हुई यूएसपीडी, जिसका नेतृत्व जो है कार्ल काउस्की कर रहे थे, वो भी उसके साथ शामिल हो गई थी। उसके भी 3 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। तो इसी सरकार ने, ये जो एसपीडी की सरकार थी, इसी के इशारे से, इसी की मिलीभगत से वहाँ फ्री कॉप्स जो थे, जो फासिस्ट थे, उन्होंने रोज़ा लग्जमबर्ग का मर्डर कर दिया था। और रोज़ा लग्जमबर्ग के साथ ही कार्ल लिपनेक्स, जो दूसरे संसद सदस्य थे रोज़ा लग्जमबर्ग के साथ, जिन्होंने वॉर क्रेडिट्स के खिलाफ वोट दिया था, उनका भी मर्डर कर दिया गया था, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। आपको हमने बताया कि होटल ईडन के अंदर इन दोनों को मारा गया था। और रोज़ा लग्जमबर्ग का जो शव था, उनकी जो डेड बॉडी थी, उसे एक नहर में डाल दिया गया था। 1 हफ्ते के बाद वो डेड बॉडी मिली थी। और हमने आपको बताया किस तरह से अपने अंतिम समय में जो अंतिम लेख रोज़ा लग्जमबर्ग ने जेल के अंदर से लिखा था, उसके अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि उसकी अंतिम पंक्तियाँ थी कि मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी। तो आज ये रोज़ा, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि वे थीं, वे हैं और वे रहेंगी, तो निश्चित रूप से वे थीं, वे हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी जो प्रेरणा है वो हमारे लिए अमर रहेगी, उनकी कृतियाँ अमर रहेंगी। रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन की मैंने आपके सामने बात की, उनके उस लेख की बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी। और उनका बहुत महत्वपूर्ण लेखों में से एक और लेख है जिसमें उन्होंने 1917 में रूसी क्रांति की सफलता के बाद उन्होंने लेख लिखा था। उनकी पुस्तक रूप में वो प्रकाशित हुआ है। उनके जेल में उन्होंने वो लिखा था और उसके बाद जो है वो प्रकाशित हुआ 3 साल के बाद, जिसमें रूसी क्रांति के बारे में उनका लेख था। उसका टाइटल यही था, रूसी क्रांति के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से इस बोल्शेविक क्रांति का, तख्ता पलट का समर्थन किया था। और उन्होंने उसमें कहा था कि बोल्शेविकों की जो गलतियां हैं, मसलन दमन, जो बोल्शेविक सरकार ने वहाँ दमन किया था, उन्होंने कहा कि ये जो गलतियां हैं उनकी, ये दरअसल बोल्शेविकों की कोई निजी गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये रूसी क्रांति के, बोल्शेविक क्रांति के आइसोलेशन से, उसके अलग थलग पड़ने से पैदा होती हैं ये गलतियां। और इसके लिए उन्होंने जो जर्मन राष्ट्रवादी थे, जर्मन समाजवादी थे, इसका दोष उन्होंने उन पर थोपा था। उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से जर्मन क्रांति जो है वो असफल हुई है। और उस जर्मन क्रांति के सफल ना होने से, क्योंकि उन्होंने जर्मन क्रांति को अरेस्ट किया हुआ है, जर्मन क्रांति रूसी क्रांति की मदद के लिए नहीं आ पाई, इसलिए रूसी क्रांति के नेताओं को वहाँ ये गलतियाँ जो हैं वो करनी पड़ रही हैं मजबूरन। ये गलतियाँ इतिहास ने उनके ऊपर लाद दी हैं। इतिहास की जो अंधी शक्तियाँ हैं वो बोल्शेविक्स के हाथ से जो है ये गलतियाँ करा रही हैं। लेकिन ये गलतियाँ उनकी चुनी हुई गलतियाँ नहीं थी, उनके सामने ऑप्शन नहीं था, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था उन गलतियों का। तो ये गलतियाँ बोल्शेविकों पर थोप दी गई थी, ये रोज़ा लग्जमबर्ग का मानना है। तो रोज़ा लग्जमबर्ग ने जर्मन क्रांति में बड़ा योगदान दिया और पार्टी और ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ वे अपने अंतिम समय तक लड़ती रहीं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता के पतन का, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पतन का जो बड़ा कारण था दूसरे और तीसरे इंटरनेशनल में, वो हम देखते हैं राष्ट्रवादी था, जिसके खिलाफ रोज़ा संघर्ष करते हैं। अगर रोज़ा का मर्डर नहीं किया गया होता, अगर लिबनेख्त का मर्डर नहीं किया गया होता, तो 1923 में जब दूसरी बार जर्मनी के अंदर सर्वहारा ने अपना हाथ उठाया और बड़े आवेग और वेग के साथ उन्होंने दूसरी बार वहाँ विद्रोह करने की कोशिश की, जर्मन पूंजीवाद का तख्ता पलटने की कोशिश की। अगर उस विद्रोह को 1923 में रोज़ा लग्जमबर्ग का
नेतृत्व मिला होता, लिबनेख्त का नेतृत्व मिला होता, तो निश्चित रूप से ये विद्रोह कामयाब हो गया होता और 1923 में इस विद्रोह के कामयाब होने से फिर से एक जो दुनिया की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग होती। निश्चित रूप से दुनिया के अंदर, अगर यूरोप के अंदर समाजवादी परिवर्तन ये शुरू हो जाता, यूरोप के अंदर क्रांति शुरू हो जाती, जर्मनी जैसे देश में क्रांति सफल हो जाती, तो दुनिया की तस्वीर आज दूसरी होती। पूंजीवाद का नामो निशान नहीं होता। वो दशकों पहले ही दुनिया के चेहरे से पूंजीवाद का ये कोड जो है ये पूरी तरह से मिट गया होता। 1923 में जो सबसे बड़ी कमी इनकलाब के अंदर, जर्मन इनकलाब में रह गई थी, वो नेतृत्व की कमी थी। उसके पास नेतृत्व नहीं था। जर्मन पार्टी के ऊपर उस समय 1923 में स्टालिनवादियों का शिकंजा कसता जा रहा था और जर्मन पार्टी के अंदर जो वहाँ दक्षिणपंथियों का नेतृत्व जो है वो कायम हो गया था जर्मनी के अंदर, जिसकी आप जानते हैं कि लियोन ट्रॉट्स्की ने बहुत ही कड़ी आलोचना की थी। लियोन ट्रॉट्स्की ने बल्कि एक तरह की पूर्व घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि इस नेतृत्व में ये जो जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व है इसमें क्रांति कामयाब नहीं हो सकती। लियोन ट्रॉट्स्की ने बताया था कि क्रांति के लिए जो नेतृत्व चाहिए, जिस तरह की का जुझारू नेतृत्व चाहिए, तो वो मौजूद नहीं है जर्मनी में। जर्मन क्रांति नेतृत्व की कमी से, संगठन की कमी से, संगठनकर्ता नेतृत्व की कमी से जो है वो असफल हुई। दूरदर्शी नेतृत्व नहीं था, एक मार्क्सवादी नेतृत्व, एक खांटी मार्क्सवादी नेतृत्व जो चाहिए था वो मौजूद नहीं था। तो अगर रोज़ा लक्ज़मबर्ग रही होती, उनको 1919 में मर्डर नहीं कर दिया गया होता, तो निश्चित रूप से रोज़ा लक्ज़मबर्ग जो हैं और उनके साथ बड़े नेता लिबनेख्त थे, कार्ल लिबनेख्त, अगर वे बचे होते, जनवरी 15, 1919 को उन दोनों नेताओं की हत्या कर दी थी फ्री कॉप्स ने, फासिस्ट दस्तों ने, जर्मन समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के सौजन्य से, उनके निर्देश पर। तो अगर ये नेता दोनों रहे होते तो निश्चित रूप से जर्मन क्रांति जो है 1923 में कामयाब हो गई होती, वो सफल हुई होती। तो लिबनेख्त को भी 3 गोलियां मारी गई थी 15 जनवरी 1919 को ही, और रोज़ा लक्ज़मबर्ग को भी 1 गोली मारी गई थी और इन दोनों नेताओं की हत्या करके इनके शवों को नहर में डाल दिया गया था, जो बाद में मिले थे। तो रोज़ा लक्ज़मबर्ग के बारे में बात करते हुए आज उनका जन्मदिन है और उनका 150वां जन्मदिन है। 150 साल रोज़ा लक्ज़मबर्ग को पूरे हो रहे हैं। सरवारा वर्ग की वो शेरनी, वो महान नेता, दुनिया के सरवारा के महानतम नेताओं में से एक। हम नहीं कहते कि उनकी मृत्यु हुई है, वो हमारे बीच हमेशा थी, हैं और रहेंगी। उनके लेख, उनके भाषण, उनके क्रियाकलाप, उनका अदम्य साहस हमेशा हमेशा हमारे लिए और तमाम युवा पीढ़ियों के लिए एक ज़बरदस्त प्रेरणा बना रहेगा। और उनके अधूरे छोड़े हुए काम को 150 साल बाद हम शपथ लेते हैं कि उसे पूरा करेंगे। निश्चित रूप से क्रांति की ये लहर बर्लिन पहुंचेगी, जर्मनी पहुंचेगी, और अगर उन लोगों को जिन्होंने रोज़ा लक्ज़मबर्ग की हत्या की उन्हें हम दंडित न कर पाए, तो भी उनके वारिसों को, उनके पूंजीवादी वारिसों को हम कड़ी सज़ा देंगे, उन्हें दंडित करेंगे। उन लोगों को दंडित करेंगे जिन्होंने जर्मनी में पूंजीपतियों के राज्य को कायम रखा है और दुनिया में पूंजीवाद को कायम रहने में मदद दी है। तो रोज़ा लक्ज़मबर्ग के प्रति अपनी श्रद्धांजलि के साथ और उनके जन्मदिन को एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करते हुए हम आप सभी साथियों से विदा लेते हैं। परिप्रेक्ष्य में इसी तरह के चरित्रों पर हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। जिस तरह से रोज़ा लक्ज़मबर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं और ये भी इतिहास की बड़ी अपने आप में बड़ा संयोग है, या आप कहेंगे कि विडंबना है, कि आज जब रोज़ा लक्ज़मबर्ग का जन्मदिन है तो उसी दिन क्रांति के जल्लाद, विश्व
सर्वहारा क्रांति के जल्लाद स्टालिन का मरण दिन है। आज ही के दिन 2 बोतल वोदका गटक स्टालिन अपने बिस्तर से नीचे पड़ा पाया था और एक सूअर की मौत मरा था। तो क्रांति हंता, क्रांति को फांसी देने वाले जल्लाद स्टालिन के मरण दिन पर ही रोज़ा लग्जमबर्ग का जन्मदिन है। 5 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्टालिन पर हमने अलग से वीडियो किया है, उसे भी आप लोग देखें। और रोज़ा लग्जमबर्ग के बारे में हम संक्षेप में आज आप सभी साथियों को जो कुछ बता सके हमने बताया है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आप रोज़ा लग्जमबर्ग को पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी ने उन सिद्धांतों के लिए लगातार संघर्ष किया है जिनके लिए रोज़ा संघर्ष करती रही। हमने राष्ट्रवाद के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया है, हमने अस्मितावाद के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया है। जिस किस्म का नारीवाद, बूर्जुआ नारीवाद आज पनप रहा है, जिसकी चपेट में स्टालिनवादी पार्टियों की शीर्ष नेत्रियाँ हैं, उसके खिलाफ वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी ने लगातार संघर्ष किया है। बूर्जुआ नारीवाद को लेकर हमने अलग से भी एक वीडियो निकाला है, उसे भी आप सभी साथी देखें, उसे भी आज हम दोबारा डाल देंगे यहाँ। और स्टालिन के ख़िलाफ़ हमने, स्टालिनवाद के ख़िलाफ़ हमने एक वीडियो निकाला है जिसको हमने आज डाला है स्टालिन के इस मृत्यु दिवस पर। तो स्टालिन के मृत्यु दिवस को भी और रोज़ा लग्जमबर्ग के जन्म दिवस को विशेष रूप से हम जो है एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाएं और इस अवसर पर अपने संकल्प को फिर दोहराएं कि जिस काम को रोज़ा लग्जमबर्ग ने, लियोन ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, मार्क्स ने, एंगल्स ने, और यहाँ भगत सिंह का भी नाम जोड़ेंगे और उन लाखों लाख युवाओं का नाम जोड़ेंगे जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए बलिदान दिए। तो उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए दुनिया से बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का पूरी तरह से मटिया मेट करने, पूरी तरह से राष्ट्रीय सीमाओं को ध्वस्त करने और पूरी दुनिया को समाजवाद के झंडे के नीचे एक समाजवादी संघ में एकजुट करने का जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा प्रयास है, तो उस पर हम सभी साथी एकजुट होकर काम करते रहेंगे। तो साथियों, आपसे आज के कार्यक्रम में विदा लेते हैं। लाल सलाम। रोज़ा लग्जमबर्ग जिंदाबाद। विश्व समाजवादी क्रांति।